दोस्तों, आज की इस पेशकश में हम एक निहायत हैरत अंगेज तारीखी वाक़े का तज्जिया करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे एक आम सी तिजारती कंपनी से आगे बढ़कर पूरे हिंदुस्तान पर अपना मुकम्मल कब्जा जमा लिया। ये सिर्फ तारीख के चंद वराक नहीं है, बल्कि एक पूरी कॉरपोरेट टेकओवर प्लेबुक है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कैसे बाहर से आने वाले चंद ताजिर जो यहाँ सिर्फ मसालों की तिजारत करने आए थे, आखिर में इस पूरे बर्रे सगीर के अजीम हुक्मरान बन बैठे। मेरा मतलब है, किचन के मसालों से लेकर एब्सोल्यूट पावर तक का ये सफ़र कोई आम बात तो नहीं थी ना। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि निहायत शातिर हिकमत अमलियों का नतीजा था। इस पूरे सफ़र को हम इन 5 अहम हिस्सों में देखने वाले हैं। पहला, मसालों की इजारादारी। दूसरा, इक्तिदार की जंगें। तीसरा, मुकामी मुज़ाहमत का खात्मा। चौथा, सिफारती कब्ज़ा। और आखिर में एक मुकम्मल इंतज़ामी ढांचा खड़ा करना। दुआएं पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। मसालों की इजारादारी यानी अशिया के लिए शुरू होने वाली जंग। अब देखें, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में यहाँ आई तो वो अकेली नहीं थी। उनका मुकाबला पहले से मौजूद फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज ताजिरों से था। हिंदुस्तान के सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च और इलायची की यूरोप में उस वक्त शदीद मांग थी। इसे ऐसे समझें जैसे एक ही बाजार में बहुत से खरीदार एक ही दुकानदार से सौदा करने की कोशिश कर रहे हों। इस सख्त कंपटीशन की वजह से कीमतें आसमान को छूने लगी और मुनाफा गिरता गया। फिर क्या था, अपना मुनाफा बचाने के चक्कर में इन ताजिरों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया और अपने माल की हिफाजत के लिए उन्हें किले और फौजें तक बनानी पड़ गईं। यहां से बात अगले मरहले में दाखिल होती है, इक्तदार की जंगें, जहां ताकत का तवाज़ुन पूरी तरह बदल गया। अगर हम तारीख के इस हिस्से को देखें तो 1757 की बैटल ऑफ प्लेसी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। दिलचस्प बात पता है क्या है? रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब की 30,000 की अजीम फौज को किसी बड़ी मिलिट्री स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि नवाब के अपने कमांडर मीर जाफर को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिलाकर हराया था। इस धोखे के बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई और फिर 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। ये वाकई गेम चेंजर था, क्योंकि अब अंग्रेजों को अपना पैसा यूरोप से नहीं लाना पड़ता था। वो हिंदुस्तान से ही टैक्स वसूल करते और उसी पैसे से यहीं का माल खरीदते थे। उस वक्त की कहानी का एक बड़ा अनोखा और हैरानकुन हिस्सा नवाब्स थे। अब ये नवाब कौन थे? कंपनी के वो अफसरा जो हिंदुस्तान में मुकामी नवाबों को डरा धमकाकर और उनसे बेतहाशा दौलत छीनकर वापस बरतानिया जाते थे, उन्हें वहां मजाक में नवाब कहा जाता था। इन लोगों ने उस वक्त इतनी दौलत इकट्ठी की जो अगर आज के हिसाब से देखी जाए तो अरबों रुपए बनती हैं, और वापस जाकर उन्होंने इस दौलत का खूब दिखावा भी किया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मुकामी मुज़ाहमत का खात्मा, खासतौर पर मैसूर और मराठास की कशमकश। जब ये सब हो रहा था तो मुकामी हुक्मरान चुप नहीं बैठे थे। इन बगावतों में सबसे बड़ा नाम मैसूर के टाइगर यानी टीपू सुल्तान का आता है। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत मजबूत पॉलिसी अपनाई। उन्होंने मसालों और चंदन की लकड़ी की बारामात बिल्कुल रोक दी और अपनी फौज को जदीद बनाने के लिए फ्रेंच के साथ इत्तेहाद कर लिया। अंग्रेज़ टीपू सुल्तान से इस कदर खौफजदा थे कि उन्हें हराने के लिए पूरी 4 जंगें लड़नी पड़ी, जो बिलाखिर 1799 में उनकी शहादत पर ख़त्म हुईं। इसके बाद अंग्रेज़ों ने ताकतवर मराठा एम्पायर का रुख किया। मराठा उस वक्त आपसी फूट का शिकार थे और अंग्रेज़ों ने इन्हीं खामियों का पूरा फ़ायदा उठाते हुए 3 जंगों के बाद उन्हें भी शिकस्त दे दी। लेकिन मुज़ाहिमत सिर्फ इन बड़े हुक्मरानों तक महदूद नहीं थी। 1857 की उस मशहूर बगावत से कई अशरे पहले 1820 की दिहाई में ही कित्तूर की रानी चन्नम्मा ने अंग्रेज़ों की तजावुज़ाना पॉलिसी के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। उन्होंने एक अजीम तहरीक की क़यादत की, जो इस बात का सबूत है कि उस वक्त हिंदुस्तान का तकरीबन हर तबका इस नए कॉरपोरेट कब्जे के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। इसके बाद शुरू होता है चौथा हिस्सा, सिफारती कब्जा, यानी बगैर कोई जंग लड़े अपने इलाके को फैलाना। ये हिस्सा वाकई आपको हैरान कर देगा। यहाँ सबसे अहम पॉइंट एक निहायत मक्कार पॉलिसी है जिसे सब्सिडरी अलायंस कहा जाता था। इसे आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझें कि किसी शख्स को मजबूर किया जाए कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड रखे जो उससे पैसे भी मांगे और रकम ना देने पर उसका घर ही छीन ले। बिल्कुल यही खेल हिंदुस्तान के सुल्तानों के साथ खेला गया। उन्हें अपनी खुद मुख्तार फौजें ख़त्म करने पर मजबूर किया गया। अंग्रेज़ी हिफाजत के बदले उनसे भारी रकम मांगी गई और जब वो अदायगी नहीं कर पाए तो अवध और हैदराबाद जैसी अजीम रियासतों से उनके बड़े इलाके छीन लिए गए। और अगर ये काफ़ी नहीं था तो एक और कानूनी रास्ता निकाला गया जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने यह अजीबोगरीब नियम बनाया कि अगर किसी मुकामी हुक्मरान का अपना बायोलॉजिकल बेटा
यानी सगा बेटा नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसकी रियासत खुद ब खुद ईस्ट इंडिया कंपनी की मिल्कियत बन जाएगी। आप खुद सोचिए, इस शातिर कॉरपोरेट लूप होल के जरिए सतारा, झांसी और नागपुर जैसी पूरी की पूरी रियासतें बगैर एक कतरा खून बहाए कंपनी ने अपने खाते में डाल ली। आखिरी और पांचवा हिस्सा है इंतजामी ढांचा बनाना, यानी इन लाखों लोगों पर आखिर हुकूमत कैसे की जाए। इतने वसी मुल्क को मैनेज करने के लिए कंपनी ने अपने इलाके को 3 प्रेसिडेंसीज में तकसीम किया, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। जैसे एक बड़े स्कूल को अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया जाता है। हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था और इन सब के ऊपर एक गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस सिस्टम में बहुत सी तब्दीलियां की। इनमें सबसे ताकतवर ओहदा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बनकर सामने आया, जिसका असल काम लगान वसूल करना और कानून कायम रखना था। और 1772 में एक नया ड्यूअल कोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। अब आप इस नए कोर्ट सिस्टम पर ध्यान दीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत में यूरोपियन कलेक्टर फैसला करता था और मुकामी मौलवी या पंडित उसकी मदद करते थे, क्योंकि जाहिरी बात है अंग्रेज़ों को यहाँ के रिवाज कहाँ मालूम थे। दूसरी तरफ क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी अदालत में मुकामी काजीज और मुफ्तीज ही बैठते थे, लेकिन उन्हें भी मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों की सख्त निगरानी में काम करना पड़ता था। यह बिल्कुल ही एक नया सेटअप था। लेकिन कानून नाफिज करते वक्त एक बड़ा टेक्निकल मसला सामने आया। कदीम धर्मशास्त्रों की मुकामी आनिमों में अलग अलग तशरीहात मौजूद थीं। इस उलझन को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए 1775 में 11 हिंदू पंडितों को एक जगह बिठाकर एक मजमूई कानून तरतीब देने का टास्क दिया गया। फिर NB हैलर्ड ने इस पूरे मजमूए का अंग्रेजी में तर्जुमा किया ताकि यूरोपियन जजेस बिना किसी फ़र्क के एक जैसा फैसला दे सकें। देखा जाए तो इस निज़ाम ने यहाँ के सदियों पुराने रिवायती कवानीन को एक कॉर्पोरेट रूल बुक की तरह ढाल कर रख दिया। अब देखें, किसी भी इक़्तिदार को कायम रखने के लिए सिर्फ कानून काफ़ी नहीं होता, ताकत भी लाजमी है। मिलिट्री के शोबे में भी उन्होंने मुकम्मल इनकलाब बर्पा किया। मुग़ल फ़ौज मुकम्मल तौर पर घुड़सवारों यानी कैवलरी पर मबनी थी, जो तलवारें और तीर अंदाज़ी इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जंग का तरीका पूरी तरह बदल रहा था। अंग्रेज़ों को ऐसे सिपाही चाहिए थे जो भारी मस्केट्स यानी बंदूकें चला सकें, और ऐसी बंदूकें घोड़े पर बैठकर लोड करना नामुमकिन था। इस ज़रूरत के तहत उन्होंने एक नई फुट सोल्जर इन्फेंट्री बनाई, जिसे सिपॉय आर्मी कहा गया, जो सख्त यूरोपियन ड्रिल और डिसिप्लिन के पाबंद थे। तो यहाँ जो पॉइंट सबसे ज़रूरी है वो ये है कि इस नई मिलिट्री कल्चर में यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन के नाम पर मुकामी लोगों के मजहबी और ज़ाती एहसासात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। अंग्रेज़ चाहते थे कि हर सिपाही बस एक मशीन का पुर्जा बनकर रहे, चाहे उसकी थकाफती रिवायत कुछ भी हो। दोस्तों, यही वो गुरूर और नासमझी थी जिसने उस शदीद बारूद का ढेर जमा किया जो आगे चलकर 1857 की अजीम बगावत की शक्ल में फटने वाला था। और आज के इस तज्जिये के आखिर में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचने की बात है कि अगर एक कॉर्पोरेट प्लेबुक वाकई एक कितने बड़े बड़े सगीर का नक्शा तब्दील कर सकती है, तो उस वक्त क्या होता है जब इसी मशीन के अंदर रहने वाले लोग खुद ही इस मशीन को तबाह करने का फैसला कर लें। मुझे उम्मीद है इस तज्जिये ने आपको उन हालात को बेहतर तौर पर समझने में मदद की होगी जिनके नतीजे में 1857 की तारीखी बगावत हुई। ऐसे ही दिलचस्प तारीखी वाक़यात पर गौर करते रहिए और खुद से सवाल पूछते रहिए।